गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल है बैच चीट पैच, पर हम जेई और नेटी फिजिक्स केमिस्ट्री नीट की बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 7। ओके, सो पिछले लेक्चर की रिवीजन से स्टार्ट करेंगे लेक्चर को, राइट। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था अबाउट oogenesis, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक oogoneum है जो कि ऑफ कोर्स 2n होगा। मैं सारा कुछ डिटेल में नहीं लिखूंगा, इसमें 2n होगा। उसमें पहले तो माइटोसिस हो जाएगी। क्या होगी? माइटोसिस होगी, ताकि वो अपने नंबर को मेंटेन कर सके। और इनको हम बोलेंगे प्राइमरी oocytes। प्राइमरी oocytes बनेंगे। फिर प्राइमरी oocytes में ऐसे नहीं लिखते, पहले लिखो ये प्राइमरी oocyte है आपके पास, ठीक है। इसमें क्या है? मियोसिस 1 स्टार्ट तो हो गई, बट प्राइमरी oocyte ट्रैप हो जाता है ना। प्राइमरी oocyte जो है वो ट्रैप हो जाता है कहां पे? प्रोफेज 1 में। उससे आगे जा नहीं पाता। और कब तक नहीं जा पाता? जब तक एक फीमेल में फीटल स्टेज चल रहा है। अगर मान लो फीटल स्टेज ओवर, प्यूबर्टी आ गई, तो उससे आगे वो चला जाएगा। यानी उसमें जो है ये जो है मियोसिस 1 जो स्टार्ट हुई थी वो अब खत्म हो जाएगी। तो ऐसे एक छोटी सी बॉडी और एक बड़ी बॉडी बनेगी। अब यहाँ पे एन आएगा। एन छोटी बॉडी को हम बोल देंगे पोलर बॉडी। और ये कैसी बॉडी है? फर्स्ट पोलर बॉडी है। 2 पोलर बॉडीज होती हैं अगर आपने नहीं पढ़ा तो। और ये है आपके पास सेकेंडरी oocyte। फिर सेकेंडरी oocyte में भी ऐसी ही डिवीजन होगी, जिसको हम बोलेंगे मियोसिस 2। मियोसिस 2 में नंबर ऑफ, ये तो सेम रहेगा ना, तो ये पे n ही रहेगा और ये भी n ही रहेगा, पर इसका साइज और बढ़ता जाएगा। साइज क्यों बढ़ा? साइटोप्लाज्मिक कंटेंट क्यों बढ़ा? बिकॉज स्पर्म में साइटोप्लाज्म कम है, तो ओवम में साइटोप्लाज्म ज्यादा ही होना चाहिए, ताकि जब फ्यूज करे तो दोनों का साइटोप्लाज्मिक कंटेंट वो बैलेंस हो जाए, ठीक है। इसको हम क्या बोल देते हैं? ooted बोल देते हैं। दिस वी कॉल, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे मैं वो तो बताना ही भूल गया। ये सेकेंडरी oocyte है, इसमें भी ऐसी ही डिवीजन होगी। मियोसिस 2 शुरू हो जाएगी पर खत्म नहीं होगी। तो शुरू होने को मैंने ऐसे दिखा दिया, और थोड़े टाइम में खत्म होगी। कैसे खत्म होगी? जब इसके पास कोई स्पर्म आएगा इसके कांटेक्ट में, राइट। तो जब खत्म हो जाएगी तो ये क्या? n और n ही बनेगा। ये आपका है ooted, ये आपका है स्पर्म, ये है आपके पास सेकंड पोलर बॉडी। और हमने पढ़ा ह्यूमन के केस में ये पोलर बॉडीज डिजेनरेट हो जाती हैं। और ये n है, दिस इज एग सेल, राइट। तो दिस इज ऑल जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। फिर हमने फॉलिकल्स के बारे में देखा था, वो तो आपने पहले से ही पढ़ा हुआ है, राइट। तो पहले आप इसको नोट करना चाहो कर सकते हो। अब हम स्टार्ट करेंगे विद आवर मेन टुडेज टॉपिक, विच इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। बिकॉज ये तो रिवीजन था, अब हम क्या करेंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल से स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स गिव इट हेडिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? इट इज, अब अगर मैं किसी से जनरल पूछूं व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो वो बोलेंगे फ्लो ऑफ ब्लड, की फीमेल से बॉडी से ब्लड निकलता है, राइट। वजाइना के थ्रू ब्लड निकलता है, दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। नो, इट इज अ फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक फेज होता है जिसमें ब्लड आपका निकल रहा हो बॉडी से, ओके। हाँ, जिसमें जो ब्लड है वो बॉडी से निकल रहा हो। तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो डेफिनेशन क्या होगी? ये पूरा रिप्रोडक्टिव इवेंट है, पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव इवेंट। इट इज द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन प्राइमेट मैमल्स लाइक एप्स हो गए, मंकीज एंड ह्यूमंस। तो इनमें पूरे रिप्रोडक्टिव इवेंट को हम बोल देते हैं क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल। और नीट में एक बार क्वेश्चन आया था, फॉर नॉन प्राइमेट मैमल्स। नॉन प्राइमेट मैमल्स है तो उनके लिए हम इसको बोलते हैं ओएस्ट्रल साइकिल, या आप कहें तो ईस्ट्रल साइकिल कह लो, ओएस्ट्रल साइकिल। तो ये आपके पास PYQ है नीट का, ठीक है। तो इसको आप नोट करना, ध्यान से देखना है। प्राइमेट में हम क्या बोल रहे हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल रहे हैं। और नॉन प्राइमेट में हम क्या बोल रहे हैं? एस्ट्रल साइकिल बोल रहे हैं। हमें जो पढ़ना है वो क्या है? प्राइमेट्स में, यानी कि ह्यूमन बीइंग में जैसे होता है, हमें वो वाला पढ़ना है, ठीक है। आप इसको जल्द से जल्द नोट करें। मैं इसकी एक बार फोटो खींचता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप इसको पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। कोशिश मेरी ये रहेगी कि आधे घंटे में हो सके ये क्लास, बिकॉज पिछली दोनों क्लासेस जो है वो लेंथी है।
लेक्चर 5 भी लेंथी था, लेक्चर 6 भी लेंथी ही है, तो लेक्चर 7 भी लेंथी ही ना हो, ये मैं चाहता हूँ, ठीक है ना। पर हम भागेंगे नहीं, अब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ फेजेस हैं, ओके। मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ फेजेस हैं, और कैसे फेजेस हैं? फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, हेडिंग डाल लो, फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इसमें फेजेस अगर आप कहें तो एक तो फेजेस हैं ओवरी के और एक फेजेस हैं यूटरस के, राइट। तो अगर मैं बात कर रहा हूं ओवरी के रेस्पेक्ट में, ये क्या हो गया, ओ, इफ आई टॉक अबाउट ओवरी के रेस्पेक्ट में, तो ओवरी के रेस्पेक्ट में फेजेस कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो आपका फेज आएगा ओवरी में, ठीक है, तो अगर मैं बात करूं अबाउट ओवेरियन फेज, राइट, इफ आई टॉक अबाउट ओवेरियन फेज, इट इज नॉट लाइक फेस, FACE नहीं है, इट इज PHASE। तो ओवेरियन फेज में आपको क्या क्या पढ़ने हैं? सबसे पहला, अब आप खुद दिमाग लगाइएगा, ओवरी में क्या क्या होता था जब oogenesis होती थी, सब होता था, आपको पहले से बताया गया है। सबसे पहले तो फॉलिकल्स बनते थे, उस फेज को हम बोल देते हैं फॉलिकुलर फेज, फॉलिक्यूल्स की ग्रोथ होना, फॉलिकल्स ग्रो हो गए, फिर ओव्यूलेशन हो जाती थी, उसको बोल देते हैं ओव्यूलेटरी फेज। एंड इफ आई टॉक अबाउट दैट आफ्टर ओव्यूलेशन कॉर्पस ल्यूटियम बनता था, तो उस फेज को हम बोल देते हैं ल्यूटियल फेज, ओके। सो ऑल दिस इज अबाउट ओवरी के कौन कौन से फेजेस हैं। एंड इफ आई टॉक अबाउट द फेजेस ऑफ यूटरस, यूटरस, तो यूटरस में कौन कौन से फेजेस होंगे? एक होगा आपका मेंसल जिसमें बोलते हैं, जिसमें ब्लीडिंग हो रही है, राइट, तो उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज, ब्लीडिंग फेज कह लो, या इसको हम और एक नाम दे देते हैं मेंसेस, ठीक है। आमतौर पे इसको पीरियड्स कहा जाता है, दैट अ फीमेल इज गोइंग थ्रू हर पीरियड्स। पीरियड्स मतलब ब्लीडिंग हो रही है उसको। अब वो ब्लीडिंग क्यों हो रही है, आपने पढ़ा होगा जब मैंने आपको पढ़ाया था यूटरस की वॉल्स के बारे में, राइट, कि जो सेंटर वाली वॉल है मायोमेट्रियम, उसमें कई सारी कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, एंडोमेट्रियम बहुत थिक हो जाती है, राइट। तो जब वो थिक हो गई और कोई स्पर्म नहीं आया ओवम को वो करने के लिए, तो उसकी थिकनिंग थिक क्यों होती है? ताकि जब मतलब स्पर्म आए, फ्यूज करे, जाइगोट बने, ब्लास्टोसिस्ट बने, तो ब्लास्टोसिस्ट उसके अंदर इम्प्लांट हो जाए और वो उसको न्यूट्रिशन वगैरह सब प्रोवाइड कर सके। पर अगर वो स्पर्म ही नहीं आएगा, फ्यूजन ही नहीं होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन या क्वाइटस नहीं हो रहा, राइट, तो अगर क्वाइटस ही नहीं हो रहा, तो क्या आपकी उस एंडोमेट्रियम का कोई काम है थिकनिंग का? नहीं। तो थिकनिंग जो है वो हटेगी, ब्लीडिंग फेज कह लो आप इसको। इस ब्लीडिंग फेज में क्या होगा, जो ल्यूटियल फेज में कॉर्पस ल्यूटियम बना होगा ना, वो इसमें हटेगा। तो यहाँ पे ही लिखवा देता हूँ ये तो, और उसी से आपको जो ब्लीडिंग वगैरह होती है, चलो लिखना मत, ऐसे मत लिखो कि आप, मतलब मेन कारण तो ब्लीडिंग का ही है ना, कि एंडोमेट्रियम की जो वॉल लेयर्स हैं वो क्या हो रही हैं, गायब हो रही हैं। वॉल लेयर्स नहीं कह सकते, कि उसकी जो एंडोमेट्रियम की जो थिकनिंग्स थी वो आपकी जो है गायब हो रही हैं, ऐसा कह सकते हो। फिर सेकंड है प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज में क्या है कि जो एंडोमेट्रियम है वो थिकन होती जाएगी। आप कह सकते हो ये और ये बिल्कुल सेम है, आप ऐसा कह सकते हो। बस इसका नाम हमने दे दिया विद रिस्पेक्ट टू ओवरी, और प्रोलिफरेटिव फेज का नाम हमने दे दिया विद रिस्पेक्ट टू यूटरस, ओके। सो सॉरी। नेक्स्ट इज सेक्रेटरी फेज। सिक्रीटरी फेज में क्या है, कई सारी जो आपके हार्मोन्स वगैरह ये जो है सिक्रीट बहुत अमाउंट में होंगे। यहाँ पे आपको हम सब हर फेज के बारे में आपको बताया जाएगा, तो आप इसको जल्द से जल्द नोट कर लीजिए, इसको जल्द से जल्द नोट करिए। फिर मैं आपको जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरफ लेकर चलता हूँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरफ लेकर चलता हूँ। आई होप सो आपने ये नोट कर लिया होगा। वीडियो को पॉज करके अब हम चलेंगे टुवर्ड्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आपकी एनसीईआरटी में अगर मैं दिखाऊं आपको, लेट मी टेक आउट योर एनसीईआरटी, यस हियर इट इज। तो ये देखिएगा ध्यान से, दिख रहा है ये डायग्राम आपको बना हुआ है ना। तो इस डायग्राम को अगर मैं देखूं तो नीचे देखना, ये जो नीचे दिया हुआ है, नीचे
इन्होंने ब्रैकेट में जो दिए हैं प्रोलिफरेटरी फेज, सेक्रेटरी फेज, ये कौन से फेजेस दिए हैं यूटरस के, और ऊपर फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज, ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी तो लिखा नहीं है बट मैंने लिख दिया बुक पे, ठीक है, आप भी लिख लेना। ये इन्होंने दिए हैं अबाउट ओवेरियन फेजेस। और आप नीचे देखें तो एनसीईआरटी में आपको क्या बना है, ऐसा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, वो क्या है, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग दिखा रहे हैं आपको। देखो देखो ये देखो, ये क्या है, यूटरस की वॉल्स है, ये यूटरस की वॉल दिखाई है आपको, ये यूटरस की वॉल है। देखो पहले तो क्या है, पहले तो ज्यादा थी, मेंसेस होने लगी तो मतलब वॉल कम हो रही है। अब देखो जब फॉलिकल वगैरह बनेंगे, और मैंने आपको कहा जब फॉलिकुलर स्टेज को आप वो प्रोलिफरेटिव फेज भी कह सकते हो, तो उसमें क्या बताया मैंने आपको कि एंडोमेट्रियम जो है वो बननी स्टार्ट हो जाएगी। देखो स्टार्ट हो गई, होगी, बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है, ठीक है ना। और इसके बनने को सपोर्ट कौन सा हार्मोन करता है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इसको सपोर्ट करेगा। ओके, अब वो सब हम देखते हैं, पहले मैं इसी को बनाता हूं। पहले तो सबसे पहले तो आपने क्या देखा, कुछ ऐसा आपके पास है, ऐसा पहले कम हुआ, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये क्या बना दिया मैंने, ये जो नीचे आपका बना हुआ है, ठीक है ना। आप अपनी एनसीईआरटी से इसको कंपेयर करते जाना डायग्राम को, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे, यहां से हम ऐसे बना रहे हैं इसको, ठीक है, इट्स लाइक दिस ओनली। तो इसको मैंने थोड़ा सा और अच्छे से बेटर बना देते हैं। देखो लंबी क्लास से मेरे को कुछ होगा नहीं क्योंकि मैं तो विला ही हूं, वो तो चलो आपको पता ही होगा, सेल्फ रियलाइजेशन भी एक चीज होती है। ओके, यहां से कम होगा, कहीं से इधर से कम होता होता दिखा दो, ठीक है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे हम अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को एंड होता देख रहे हैं। यहाँ पे आप थोड़ा ऊपर को करके दिखाओ, यहाँ से भी ऐसे ऊपर, ठीक है, इस तरह से आप नीचे बना लेना। ये आपका क्या है, यूटरस है। यहाँ पे आप लिख लो यूटरस, यूटराइन वॉल्स। इन्होंने क्या लिखा है एनसीईआरटी में, हम वही लिखते हैं, यूटराइन इवेंट्स लिखे हैं तो हम यूटराइन इवेंट्स ही हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे। यूटराइन इवेंट्स, जो भी यूटराइन इवेंट्स हैं वो हम इतने से एरिया में मार्क करेंगे, राइट। तो आप एनसीईआरटी से कंपेयर करते हुए चलना है आपको, यूटराइन इवेंट्स। अब मैंने यूटराइन इवेंट्स कहा है तो कैसे हो रहे हैं वो देखो। पहले तो वॉल लेयर थी डिजेनरेट हो रही है, डिजेनरेट हो रही है मतलब ब्लड का फ्लो होगा, और ये ब्लड का फ्लो कितने दिन तक होगा, यहां तक, ठीक है, फिर तो बननी शुरू हो गई, ठीक है। तो ये आपका है जिस दिन ब्लड, जितने पीरियड के लिए ब्लड फ्लो हो रहा है उसको हमने क्या बोला था, मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज। तो ये यूटराइन इवेंट्स में कौन सा फेज है, ब्लीडिंग वाला फेज है, या इसको आप क्या कह सकते हैं, मेंसेस कह सकते हैं। ओके, अब ध्यान से देखना, इसी डायग्राम में बड़ा कुछ आएगा, तो ये पेज आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्लीडिंग फेज आई होप्स आपको दिख रहा होगा। अब मैं इसको बिल्कुल सेंटर पे मार्क लगाना चाहता हूं मैं, ठीक है, तो इसके लिए हमको जुगाड़ देखते हैं सेंटर पे मार्क लगाने के लिए। ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया वैसे, इसका सेंटर कहीं यहाँ कहीं आ रहा है ना, इज इट लाइक हेयर ओनली, लेट मी चेक इट फ्रॉम फार अवे। थोड़ा सा लेफ्ट साइड को करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, थोड़ा यहाँ कर देते हैं ना, ये आपका पास सेंटर आ गया मान लीजिए। सेंटर को आपको मार्क कर लेना है, इस साइकिल के सेंटर को। इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ, बस 5 दिन ही इतने ज्यादा दिखा दिए मैंने, तो ऐसे करते हैं इसको, ये आपके पास है, इज इट ओके। तो दिस इज दिस सेंटर, मतलब इसके उस साइड भी। अब देखो सबसे पहले आप लिखिएगा, अच्छा यहाँ पे जगह नहीं है, मैं आपको अगले पेज पे लिखवा दूंगा, पर मैं आपको बोल अभी रहा हूँ, बोल अभी रहा हूँ मतलब मुझे लिखवाना है, मुझे पता है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑफ जनरली ऑफ 28 to 29 डेज, प्लस माइनस 2 डेज होता है, ठीक है, हर फीमेल में। अब वेरी करता है ना, बिकॉज इट इज अ प्रोसेस विच कैन वेरी विद पर्सन टू पर्सन। तो आप लिखिएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल वेराई फ्रॉम फीमेल टू फीमेल एंड कैन बी of 27 to 29 days. In most of the cases it is 28 days, ज्यादातर केसेस में 28 होता है, तो हम ये 28 का ही बना रहे हैं, ठीक है। तो जो ब्लीडिंग फेज है मैं डेज मार्क कर देता हूँ। देखो ये था आपके पास फर्स्ट डे कह लो, है ना,
यहाँ से इन्होंने एनसीईआरटी में 0 से स्टार्ट किया, 0 से तो नहीं किया, फर्स्ट से किया होगा। हाँ, दिस इज फर्स्ट डे, थर्ड, फिफ्थ, इन्होंने भी ऐसे ही दिखाया, हम भी ऐसे ही दिखा लेते हैं। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, 11th, 7, 8, 9, 9 तो रह गया, 10, 11, 12, 13। अब ये सेंटर वाला है डे, तो ये 14 आ गया। इतनी नीचे दिख रहा है क्या जहाँ पे मैंने 14 वगैरह कुछ लिख रहा हूँ? ओ यार, ये तो टेढ़ा जा रहा है। चलो इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, 1 मिनट। 5, 7, 9, 11, 13। नहीं, यूनिफॉर्म नहीं आ रहा ना अब, इट इज नॉट यूनिफॉर्म। लेट मी जस्ट चेंज इट अ लिटिल। 3, 5, 7, 9, 7, 9, 11। अरे यार, मैं डिस्टेंस सेम रख रहा हूँ ना, और सेंटर वाला डे है तो 14 डे। हम ये जो कंसिडर कर रहे हैं, हम 28 डेज वाला मेंस्ट्रुअल साइकिल कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 14th डे है, और फिर आगे 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। अब यहाँ पे देखो जगह ही नहीं बची, इसको थोड़ा आगे ले जाओ। 25, 26, 27, 28, यहाँ तक ले जाते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को। ये देखिए, अब ये सेंटर पे नहीं होगा फिर, नहीं सेंटर पे ही है, अभी सेंटर पे है तो पहले कैसे था फिर? ठीक है, अब देखो यहाँ से 28 डेज का ही है मेंस्ट्रुअल साइकिल, फिर इसके बाद जो है फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, मतलब यही साइकिल फिर से दोहराना शुरू हो जाएगा। ओके ना, तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया। यहाँ देखो, ये आपका फिर से ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग हो रही है क्योंकि ये जो है डिजनरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दीजिए, इसको हल्का सा ऐसे करना है, ठीक है। ये देखो डिजनरेट हो रही है तो ब्लीडिंग आपकी होगी, यहाँ पे ब्लीडिंग दिखाई गई, ठीक है ना। अब देखिए, ये ब्लीडिंग फेज है और ये है आपके पास प्रोलिफरेटिव फेज। दिस इज प्रोलिफरेटिव फेज, और ये कहां से कहां तक? 5 to 14 डेज, दैट इज नोन एज प्रोलिफरेटिव फेज, जिसमें एंडोमेट्रियम की वॉल्स जो है वो बन रही हैं। प्रोलिफरेटिव फेज, राइट। एंड नेक्स्ट जो आपके पास है दैट इज सिक्रीटरी फेज। सिक्रीटरी फेज, यहां पे आप ऐसा करो, 29/1 लिख लो, बिकॉज आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। 28th डे तक यहां पे है 29/1, फिर ये है आपके पास सिक्रीटरी फेज। ओके, ये हो गए यूटेराइन इवेंट्स। अगर हम बात करें कि आपके हॉर्मोन्स के बारे में, तो आप देखिए, आपको दो तरह के हार्मोन्स आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। एक तो हार्मोन है पिट्यूटरी के, और एक है ओवरी के, राइट। तो अब इतनी तो जगह ही नहीं है हमारे पास कि हम इसको इस तरह से डिवाइड कर सकें। चलो करके देख लेते हैं। इसके ऊपर हमारे पिट्यूटरी हार्मोन्स, यहाँ तक हमारे दूसरे हार्मोन्स, ठीक है, और ये ओवेरियन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए ओवेरियन हार्मोन्स, मतलब जो ओवरी रिलीज करेगी। और ओवरी कौन कौन से रिलीज करती है? प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। तो आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पहले मैं बना लेता हूं, ठीक है। इन्होंने क्या दिखाया है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन बढ़ा, फिर एस्ट्रोजन फिर से बढ़ गया। पहले मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बना रहा हूं। ये एस्ट्रोजन है, ध्यान से देखना, एनसीईआरटी आप खोल के बैठिएगा। एस्ट्रोजन मैं आपको समझाता भी जाऊंगा, देखना समझाऊंगा भी। ये एस्ट्रोजन आया, एस्ट्रोजन आया। एस्ट्रोजन की पीक कहाँ पे दिख रही है? देखो 14th डे के ऊपर, 14th डे से जस्ट एक दिन पहले आपको पीक दिख रही है, तो ये एस्ट्रोजन की पीक आ गई, ठीक है। अब एक पीक दिखेगी आपको आगे, जब ल्यूटियल फेज आएगा। ल्यूटियल फेज में एक पीक आपको दिखेगी। देखो ये एस्ट्रोजन जो है ब्लू कलर से दिखाया है, तो एक पीक आपको ये देखने को मिल रही है यहाँ, और ये वाली पीक, हाँ ये थोड़ी सी तीखी सी पीक है ऐसी, और ये थोड़ी सी ऐसे आप इसको बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ गया एस्ट्रोजन। ग्रीन से क्या दिखा दिया हमने? एस्ट्रोजन। अब मैं दिखा रहा हूं आपको प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन कब आएगा? देखो अभी मैं पहले बना रहा हूं, बनाने के बाद सब समझाऊंगा आपको। ये क्या है? प्रोजेस्ट्रॉन। देखो प्रोजेस्ट्रॉन चलता जा रहा है, इसकी पीक कब आएगी? ये यहां पे आई पीक, ये देखिए, ये है आपके पास प्रोजेस्ट्रॉन। देखो इसको ध्यान से, ये क्या है? प्रोजेस्ट्रॉन।
कोई बोले कि बहुत छोटा दिख रहा है तो आप अपनी आंखें को निकाल के गोटियां खेलिए। प्रोजेस्टेरॉन। अब ध्यान से देखना, ब्लीडिंग फेज में आपका कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो रहा होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। तो अब यहां से आपके क्या फॉलिकल्स ग्रोथ करेंगे? नहीं, फॉलिकल्स की ग्रोथ जो है, फॉलिकल्स की ग्रोथ अभी यहां से स्टार्ट नहीं होगी। जैसे आप कह सकते हो कि फॉलिकल आना शुरू हो गया, ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई, आना शुरू हो गया। ठीक है, फॉलिकुलर फेज ये है आपके पास, फॉलिकुलर फेज। ठीक है ना, आप अपनी एनसीईआरटी में भी चेक कर सकते हैं। देखो इन्होंने क्या किया है, डेवलपिंग फॉलिकल्स दिखा दिए, मैच्योर फॉलिकल दिखाया है 14th 13th डे में। ठीक है ना, तो उन्होंने डेवलपिंग फॉलिकल्स दिखाना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो ये मैंने डेवलपिंग फॉलिकल्स दिखा दिए, ये देखो ये फॉलिकल आया। अब यहाँ पे डेवलपमेंट आपकी इतनी ज्यादा होनी शुरू नहीं होती, मेन डेवलपमेंट आपकी यहाँ पे स्टार्ट होती है इस फेज में फॉलिकल्स की। ये देखो ये आपका फॉलिकल आ रहा है। अब ऐसे इसको हम और बेटर बनाने के लिए ना, मैं फॉलिकल्स आपको बना के ही दे देता हूँ ना। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं है, जैसे एनसीईआरटी में उन्होंने क्या किया ना, डेवलपिंग फॉलिकल में देखो प्राइमरी कहाँ पे दिखाया है, इन्होंने तो बस ऐसे, चलो हम ऐसे ही बना लेते हैं, ऐसे ही बना लेते हैं। देखो बिल्कुल छोटा बनाओ पहले, फॉलिकल है ये, फ्लावर नहीं है। यहां पर आपको क्या बना लेना है, 14th डे पे आपको एक, पहले तो यहाँ पे इस ओवरी वाले इवेंट्स में, यहाँ पे क्या है, ओवेरियन इवेंट्स हैं, ओवेरियन इवेंट्स। 14th डे पे आपको यहाँ पे ओव्यूलेशन बना लेना है। ये ओव्यूल निकल गया, दिस इज व्हाट वी कॉल एज ओव्यूल, और यहाँ पे आपका ग्राफियन फॉलिकल जो वो ब्रेक हो गया। ठीक है, दिस वाज द ग्राफियन फॉलिकल। जो कि डीजनरेट हो गया। ओके, और बाकी आप यहाँ पे बना लो और फॉलिकल्स। ठीक है, इस तरह से आपके पास है। अब ये सारे फॉलिकल्स की ग्रोथ हो रही है, तो इस फेज को हम क्या बोल देते हैं, इस स्टेज को हम क्या बोल देते हैं, ओवेरियन इवेंट में फॉलिकुलर स्टेज। दिस इज नोन एज फॉलिकुलर फेज या फॉलिकुलर स्टेज। यहाँ पे फॉलिकल्स की ग्रोथ हो रही है, और फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाएगा कौन, एफएसएच। तो आपको यहाँ कहीं पे एफएसएच की बहुत ज्यादा बड़ी पीक दिखती है, बहुत ज्यादा बड़ी मतलब इतनी भी नहीं कि एलएच से ऊपर दे, देखो एलएच की पीक हमेशा एफएसएच से ऊपर है। ठीक है, अब ये ओव्यूल आ गया, राइट, तो ग्राफियन फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी आपको बताया गया है। जब ओव्यूलेशन होती है, ये क्या हो रहा है, ओव्यूल हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रही है ना, ये टूट गया। देखो ग्राफियन फॉलिकल आपकी एनसीईआरटी में टूटता दिखाई रहे हैं कि नहीं, ओव्यूलेशन के दिन दिखाया हुआ टूटता। तो मैं इसको थोड़ा सा यहीं पे बना लेता यार, अब तो मिटा भी दिया। ये एंट्रम वगैरह फुली डेवलप्ड एंट्रम, ठीक है, थीका जोना पैलेसेटा, तो ये ओव्यूल जो है वो रिलीज हो गया। ठीक है ना, ओव्यूल आपके पास आ गया, इसको बोल देते हैं हम क्या, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन हो गई। अब आफ्टर ओव्यूलेशन क्या होता था, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता था, जो कि येलोइश कलर का एक होता है आपके पास। तो कॉर्पस ल्यूटियम मैं बना देता हूं, ये मैंने बना दिया कॉर्पस ल्यूटियम। ये क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम है। अब कॉर्पस ल्यूटियम भी जो है वो ग्रो करेगा, डेवलप होगा ये। ठीक है, डेवलप हो गया। अब जब ये डेवलप हो गया, अब क्योंकि मान लीजिए कोई यहाँ पे आपका वो तो हुआ नहीं ना, स्पर्म तो अंदर नहीं आया। अगर मैं नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर रहा हूं तो उसमें स्पर्म अंदर नहीं आया, और स्पर्म अगर अंदर नहीं आया तो ये डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, छोटा छोटा होगा पहले तो। ठीक है, इस तरह से आपका बिल्कुल डिजनरेट हो जाएगा। ओके, तो ये हमने क्या बना दिया अबाउट ओवेरियन इवेंट्स। ओवेरियन इवेंट्स में मैंने आपको बताया था एक फॉलिकुलर स्टेज होगा जो कि आपका होगा टिल 13th या 14th डे। 13th डे तक आप इसको मानते हैं, फिर 13th टू 15th डे आप मानते हैं ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज। फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम जब डीजनरेट हो रहा है, ये कॉर्पस ल्यूटियम के सारे जो इवेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज, एल है यहाँ पे, कोई गंदा नहीं सोचेगा। ल्यूटियल
फेज। ठीक है, कितना टाइम हो गया वीडियो को? ओके ओके है, ठीक है, ठीक चल रही है स्पीड। ल्यूटियल फेज। ओके, अब इसके ऊपर हम बना रहे हैं ओवेरियन हॉर्मोन्स, सॉरी ओवेरियन नहीं, पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। अब देखना, ध्यान से सुनना मेरी बात। जब ये ल्यूटियल फेज है, जब ये ल्यूटियल फेज है और ल्यूटियल फेज में ये डीजनरेट हो रहा है, अब कॉर्पस ल्यूटियम को बनाता कौन सा है? एलएच, तो एलएच यहाँ पे ज्यादा होगा ना, यहाँ अब ज्यादा है तो वो कम होता जा रहा है, जिससे ये डीजनरेट होते हैं। तो एलएच में दिखा रहा हूँ, ग्रीन से दिखा देते हैं एलएच को, तो ये आ गया एलएच जो कि कम हो रहा है, इस तरह से कम होता जा रहा है, और यहाँ से ऐसे आएगा एलएच। फिर देखिए एलएच की, यहाँ से मैं देखता हूँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही करते हैं हम, बिकॉज अलग अलग जगह पे तो आपको अलग अलग मिलता ही है, हम तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको देखो ज्यादा दिख रहा है, इसके एक दिन पहले आपको ज्यादा दिख रहा है, सब बताऊंगा मैं क्यों ऐसा। इसकी हेडिंग को भी काट दो, ईआई पीक, सर्ज बोलते हैं इसको, एलएच सर्ज एक्चुअली। हाँ, इसको हल्का सा ऐसे बनाना, सही बन रहा है ना, थोड़ा सा इसको तो यार जैसा चाहिए वैसा नहीं बन पा रहा। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब बिल्कुल ठीक बना, अब बिल्कुल ठीक बना, अब बिल्कुल ठीक बना। अब ये धीरे 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 इस तरह से, बिकॉज अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो इस कॉर्पस ल्यूटियम में कोई काम नहीं है और ये डीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रेगनेंसी हो रही है तो कॉर्पस ल्यूटियम को डीजनरेट नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, एक नया हार्मोन होता है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ओके, अब देखिए ये तो हो गया एलएच के बारे में। अब एफएसएच जो है वो हमेशा एलएच के नीचे रहेगा, यहां रहना होगा तो झुक के रहना होगा। मैं मार्कर ढूंढ रहा हूँ, हाँ रेड वाला। अरे यार ब्लू से करते हैं, हर चीज लाल लाल हो गई, आंखें भैंगी हो जाएंगी। अब देखना यहाँ पे एलएच कम था, तो यहाँ पे जो है एफएसएच एलएच से ज्यादा होता है। देखो एंड में, एंड में देखो एफएसएच जो है वो लाल वाला, और लाल वाला एंड में कैसा आया, ऊपर की तरफ आया कि नहीं आया, मतलब ऐसा आपके पास इन्होंने दिखाया है। यहाँ पे फिर नीचे है। अब देखो यहाँ पे जो कि 29 या 1 है, तो 1 पे क्या है, एलएच नीचे है, एफएसएच ऊपर है, तो एफएसएच ये रहा, फिर ही नीचे आ जाएगा बस ज्यादा कुछ है नहीं, फिर एफएसएच नीचे आ जाता है, और बिल्कुल इसकी तरह उसकी पीक यहाँ पे आ जाती है। उसकी पीक थोड़ी छोटी होती है, एफएसएच की पीक थोड़ी, एलएच की पीक थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, फिर इसमें सेम उसी तरह से ये आपके पास चला जाएगा। बस दिस वॉज ऑल अबाउट एफएसएच एंड एलएच। ठीक है ना, इसको थोड़ा पीछे से बना लो ऐसा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट एफएसएच एंड एलएच। तो सबसे पहले तो आप इस पूरे डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए, इस पूरे डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए, इसको मैं समझाता हूँ अब आपको। ओके, नाउ आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू दिस डायग्राम। ये जो मैंने ब्लू से दिखाया ये क्या है, एफ एस एच। ठीक है, अब देखना ध्यान से, स्टार्टिंग में जो है फॉलिकल वगैरह आएंगे, ठीक है, तो उससे ही जो है एफएसएच का हल्का सा बिल्कुल थोड़ा सा आपको दिख रहा है। अब देखना यहाँ पे फॉलिकल डेवलपमेंट होगी, फॉलिकल डेवलपमेंट होगी, फॉलिकल डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, एफएसएच चाहिए, एफएसएच इसलिए थोड़ा सा ज्यादा है। फिर यहाँ पे ग्राफिन फॉलिकल एफएसएच बहुत ज्यादा लेता है, ग्राफिन फॉलिकल ने एफएसएच लिया तो एफएसएच की पीक आएगी, एफएसएच सर्ज कहते हैं इसको। ठीक है, फिर ये देखो एफएसएच फिर से नॉर्मल हो गया, पिट्यूटरी हार्मोन है फिर से नॉर्मल हो गया, और फिर एंड में ज्यादा क्यों है, ये पीक नहीं है, एंड में नॉर्मल ही है, ये नॉर्मल ही है, बस एलएच से थोड़ा ज्यादा है। एलएच से ज्यादा क्यों, बिकॉज एलएच ने कॉर्पस ल्यूटियम को डीजनरेट करवाना है, और इसी डीजनरेट करवाने के चक्कर में वो थोड़ा कम हो जाता है। मैं लिखवाऊंगा नहीं सब, ठीक है, समझा रहा हूं मैं। ठीक है, वो कम हो जाएगा ताकि उसको ये डीजनरेट कर सके। ठीक है, और फिर यहाँ से सेम वही चीज वापस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखना, इसलिए स्टार्टिंग में ये एफएसएच पीक पे था, थोड़ा सा एलएच से ऊपर था, तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाई इन द स्टार्टिंग ऑफ अ मेंस्ट्रुअल साइकिल एफएसएच इज अ लिटिल अबव द एलएच, ठीक है, तो आप बता देना कि एलएच को स्टार्टिंग में जो है, एलएच क्या करके आया होता है, कॉर्पस ल्यूटियम को डीजनरेट करवा के आया होता है, इसलिए वो थोड़ा नीचे होता है एफएसएच से, और बाद में एफएसएच नीचे आ जाता है और एलएच ऊपर आ जाता है। सेकंड आपसे पूछा जाता है कि एलएच की पीक क्यों आई, व्हाई दिस एलएच पीक इज देयर। अब देखिए ग्राफियन फॉलिकल के पास आपकी एलएच की पीक आएगी, मतलब ओव्यूलेटरी से एक दिन पहले आप कह लो एलएच बहुत ज्यादा होता है एलएच। ठीक है, क्यों, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ज्यादा क्यों हो गया, बिकॉज इसको ये ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करवाना है, और ये भी मैंने आपको बताया था कि जो रप्चर होगा ये एलएच की ही प्रेजेंस में हो सकता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की ही प्रेजेंस में हो सकता है। ओके,
इज इट ओके? और एक चीज और, जो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ये एस्ट्रोजन को पॉजिटिव फीडबैक दे देता है। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एस्ट्रोजन को पॉजिटिव फीडबैक देता है, जिससे एस्ट्रोजन भी बढ़ जाता है, जिससे एस्ट्रोजन भी बढ़ जाता है। और यहाँ पे आप एस्ट्रोजन की पीक का एक और कारण कह सकते हैं कि ग्रैन्युलोसा सेल्स भी एस्ट्रोजन सिक्रीट करते थे। अब देखो, इसीलिए मैंने कहा कि आपका सब कुछ चलता जाएगा, बुनता जाएगा। ग्रैन्युलोसा सेल्स जो कि आपके यहाँ पे फॉलिकल्स में होते थे, राइट, तो वो भी एस्ट्रोजन सिक्रीट करते थे, इसलिए यहाँ पे आपको फॉलिकल इसकी पीक दिख रही है। ठीक है, अब अगर मैं आगे बढ़ूं, हाँ, प्रोजेस्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट प्रोजेस्ट्रॉन, राइट। तो अब देखिए प्रोजेस्ट्रॉन की पीक कहाँ पे है, जहाँ पे एलएच बना, जहाँ पे आपका क्या एलएच नहीं सॉरी है ना, जहाँ पे कहाँ दिख रही है आपको प्रोजेस्ट्रॉन की पीक, जहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम बना। तो सबसे पहले आपको ये चीज पता चल गई कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट कर रहा है, प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन, बिकॉज इसकी और कोई तो कारण आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे, राइट। तो आप यहाँ पे ये मैं आपको लिखवा देता हूँ कि कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। अब कॉर्पस ल्यूटियम को बनाया किसने था, किसने कॉर्पस ल्यूटियम को बनाया, एलएच ने, राइट। एलएच ने ही जो डिजनरेट करवाया था ग्राफियन फॉलिकल को। और कॉर्पस ल्यूटियम ने क्या बनाए, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। अब ये प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन जो है वो एलएच को ही नेगेटिव फीडबैक देना स्टार्ट कर देते हैं। ये देंगे नेगेटिव फीडबैक टू एलएच एंड एफएसएच। क्या आपको इतनी ऊपर दिख रहा है, नोट करते जाइएगा, दिख रहा है, सब दिख रहा है आज तो भाई, आज तो सब क्लियर होता जाएगा, देखना। ठीक है, तो ये सीक्रेट करेगा प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, जो कि नेगेटिव फीडबैक देंगे किसको, एलएच को और एफएसएच को। ये भी कारण है कि यहाँ पे एलएच और एफएसएच कम हो गए। ठीक है, और बाकी टाइम पे वो बढ़े रहे हैं, बाकी टाइम पे वो बढ़े रहे हैं, राइट। अब यहां से आप और क्या कह सकते हो, यहां से आप कह सकते हो जो ग्रेनुलोसा सेल्स थे उसने एस्ट्रोजन सिक्रेट किया, ग्रेनुलोसा सेल्स ने एस्ट्रोजन सिक्रेट किया, तो एस्ट्रोजन ने इसका अमाउंट बढ़वा दिया। कैसे, इनको पॉजिटिव फीडबैक दिया होगा। तो आप यहां पे लिख लो, ग्रेन्युलोसा सेल्स सिक्रीट एस्ट्रोजन, जो कि पॉजिटिव देता है किसको, एलएच एंड एफएसएच को। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक देता है एलएच को और एफएसएच को, इसलिए हमें एलएच और एफएसएच की पीक देखने को मिल रही है। ठीक है, एलएच और एफएसएच की पीक हमें इसलिए देखने को मिल रही है। आई होप सो आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया हो। मेंस्ट्रुअल साइकिल में यही सब है, यही सब है। देखो, हार्मोन्स का खेल है बस। हार्मोन्स अगर आपने समझ लिए, जैसे ये पीक क्यों आई, इसके कई कारण आप लिख सकते हैं। सबसे पहले एलएच की पीक इसलिए आई बिकॉज ल्यूटल जो है इसको कॉर्पस ल्यूटियम बनाना था, उसके लिए एलएच चाहिए, एक ये कारण हो गया। सेकंड कारण, एस्ट्रोजन की पीक आई, एस्ट्रोजन ने पॉजिटिव फीडबैक दिया एलएच और एफएसएच को, यानी जीएनआरएच यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स को उसने पॉजिटिव फीडबैक दे दिया, तो जिससे ये प्रोड्यूस हो गए, राइट। ये आपके पास आ गया एस्ट्रोजन के बारे में। फिर प्रोजेस्टेरॉन, अच्छा नहीं, पहले और सुनो, पहले और सुनिए यहाँ पे एफएसएच की पीक क्यों आई। एफएसएच की पीक इसलिए क्योंकि एस्ट्रोजन ने उसको भी पॉजिटिव फीडबैक दिया। सेकेंडली इसकी पीक इसलिए आई बिकॉज यहाँ पे जो आपके पास है फॉलिकल्स, उनको बनने के लिए क्या चाहिए, एफएसएच चाहिए। ठीक है, और मोर ओवर अगर आपसे पूछा जाए कि एस्ट्रोजन की पीक का क्या कारण है, एस्ट्रोजन की पीक का कारण ये है कि ग्रेनुलोसा सेल्स जो है वो एस्ट्रोजन को सिक्रीट करते हैं, इसलिए ये पीक आई। ठीक है, सेकेंडली अगर मैं बात करूं एस्ट्रोजन की दोबारा से पीक क्यों आई, दोबारा से पीक इसलिए आई बिकॉज चाहे इस एस्ट्रोजन ने इस एलएच और एफएसएच को पॉजिटिव फीडबैक दिया, जब एलएच और एफएसएच ने ल्यूटियल कॉर्पस ल्यूटियम बना दिया, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम ने जब हार्मोन्स बनाए, कौन से, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, उसके कारण यहाँ पे पीक आई। ठीक है, अब ये जो प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन थे, इन्होंने बाद में जब ये हार्मोन्स बन गए तो इन्होंने नेगेटिव फीडबैक दिया एलएच एंड एफएसएच को, जिसके कारण यहाँ पे एलएच और एफएसएच नॉर्मल हो गए या कम हो गए प्रीवियस के मुकाबले। ठीक है, इसको बोल देते हैं ल्यूटियल फेज, ओव्यूलेटरी फेज, फॉलिकुलर फेज, ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफरेटिव सिक्रेटरी। अगर आपसे डेज पूछे जाएं, डेज कितने हैं, डेज कितने डेज पूछे जाएं, मैं ब्लू से लिख देता हूँ। फॉलिकुलर फेज या फॉलिकुलर स्टेज की अगर मैं बात करूँ ना, तो इसके अगर आप, हाँ, तो इसको फॉलिकुलर स्टेज जो है ना, इसको आप कह सकते हो कि जो फॉलिकुलर स्टेज प्लस ब्लीडिंग का स्टेज है वो 1 to 13 डेज का होता है। ये क्या है, फॉलिकुलर प्लस मेंसेस, ये दोनों को मिला के। मेंसेस की अगर हम सिर्फ मेंसेस की बात कर रहे हैं तो फ्रॉम 1 to 5, अच्छा ये इसके नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा ना, 1 to 5 फर्स्ट 5 डेज,
फिर प्रोलिफरेटिव फेज की अगर मैं बात करूं, प्रोलिफरेटिव फेज और फॉलिकुलर फेज अगर मैं सिर्फ इतना इतना देखूं तो यहां से लेके यहां तक है। प्रोलिफरेटिव फेज फ्रॉम 5 to 14 आप कह सकते हैं, डे 5 to डे 14। राम राम सभी भाई ने, आज हमारा डे 14 है ना, कितना मस्त लगता है ना यार। राम राम सभी भाई ने, बढ़िया यार। ओके, तो डे 14 को हम कहते हैं डे ऑफ ओव्यूलेशन। तो अगर आपको मान लो बताना है कि किसी का अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको दिया हुआ है तो उसका जो है आपके पास ओव्यूलेशन का डे वो फिक्स है, वो 14 दिन के बाद ही होगा, ठीक है। फिर सिक्रेटरी फेज फ्रॉम राम राम सभी भाइयों ने, डे 15 से लेकर डे 28 तक सिक्रेटरी फेज चलेगा, ओके। और ल्यूटियल फेज ऑफ कोर्स डे 16 to 28 कह लो, मतलब अप्रॉक्स ये देखो बराबर बराबर है, इसलिए हम इनको एक ही मान लेते हैं, ठीक है। तो वो हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देख लेंगे। अब इसकी मैं एक बार फोटो खींच लेता हूँ, बड़े अच्छे से बड़े प्रेम से फोटो खींचेंगे, क्योंकि ये जो है बहुत जरूरी टॉपिक था। हाँ, 36 मिनट में हमने इसको कवर कर लिया। अब मैं इसको एनसीईआरटी से पढ़ाता हूँ, फिर मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाने हैं, जैसे मैंने आपको कहा कुछ पॉइंट्स हम लिखेंगे। हाँ, तो वो पहले मैं आपको पॉइंट्स लिखवा ही दूं क्या। एक तो मुझे बताना है आपको अबाउट मिनार्क मेनोपॉज, ठीक है। वो प्राइमेट्स नॉन प्राइमेट्स तो मैंने बता दिया, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मिनार्क के बारे में बताना है, मेनोपॉज के बारे में बताना है, और एक मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में, ये लिख लो, हैं क्या बोला था यार, कुछ तो बोला था यार, चलो देखते हैं। हाँ 29 to 28, हाँ। तो अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के हम रीड कर रहे हैं। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स, एग्जांपल monkeys, apes and human beings, is called menstrual cycle. The first menstruation begins at the puberty and is called menarche. In human females, menstruation is repeated at an average interval of about 28-29 days, and the cycle of events starting from one menstruation till the next one is called menstrual cycle. One ovum is released during the middle of each menstrual cycle. ये क्या है, ओवम या ओव्यूल। ओए, ओवम लिखिए भाई, ओव्यूल। यस, कहाँ गया। हाँ, द मेजर इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन द फिगर। द साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फेज व्हेन menstrual flow occurs and it lasts for 3 to 5 days। मतलब वो बता रहे हैं कितने दिन तक चलता है, या तो वहां पे 1 to 3 होगा या तो 1 to 5 होगा, वो तो मैंने आपको पहले बता दिया ना, +1 +2 +-2 करते हो आप, ठीक है। द menstrual flow results due to breakdown of endometrium lining of uterus and its blood vessels which form liquid that comes out through vagina। इसका कारण आपको लिखवा दूंगा मैं, इसका रीजन क्या है यहाँ पे लिख लो, डीजेनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम डीजेनरेट कर रही है, राइट। आगे, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। अगर मान लो एंडोमेट्रियम डीजेनरेट ना करे तो आपको ये मेंसेस नहीं दिखेंगे, दैट मीन्स प्रेगनेंसी हो भी सकती है। कई कई बार क्या होता है, हार्मोन्स के कई ज़्यादा कई कम हो गया, तो फिर मान लो LH की पीक कम ही नहीं हुई, ठीक है, होना भूल गई 1 महीने के लिए, या होना मतलब मान लो थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी हो गई, बाद में हुई, लेट हुई, पहले हुई, तो उससे आपका ये टाइमिंग जो है वो वेरी कर सकता है, राइट। However, it may also be caused due to some underlying causes like stress, poor health, etc. उससे भी हो सकता है। The menstrual phase is followed by the follicular phase। menstrual phase के बाद आएगा आपका follicular phase, जिसको मैंने आपको क्या कहा, proliferative phase भी कह सकते हो। follicular phase कहाँ गया, अरे during this phase primary follicles grow to become mature Graafian follicles and simultaneously endometrium of uterus regenerates through proliferation। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, एंडोमेट्रियम रीजनरेट कर रही है, एंडोमेट्रियम रीजनरेट कर रही है, देखिए रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। और ऊपर क्या लिखेंगे, फिर ऊपर क्या लिखेंगे, प्राइमरी फॉलिकल से टर्शरी, प्राइमरी से ग्राफियन बन रहा है, ठीक है, इन फॉलिकुलर फेज। आगे
इन द ओवरी, यही है नहीं, हाँ ठीक है, एंड साइमल्टेनियसली एंडोमेट्रियम, हाँ, these changes in the ovary and the uterus are induced by changes in the levels of pituitary and ovarian hormones। ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये सारे, ये कौन करवा रहा है, ये करवा रहे हैं आपके ये सारे हॉर्मोन्स, राइट। द सिक्रीशन ऑफ gonadotropins यानी LH and FSH increases gradually during the follicular stage and stimulates follicular development as well as secretion of estrogens by the following follicles। ठीक है, अब मैंने आपको क्या कहा, ये बढ़ेंगे, कब बढ़ेंगे, फॉलिकुलर स्टेज पे, एक कारण ये। और इस फॉलिकुलर स्टेज पे जब फॉलिकल्स बनेंगे तो फॉलिकल्स में ग्राफियन सेल्स होंगे, सॉरी ग्रैनुलोसा सेल्स होंगे, ग्रैनुलोसा सेल से एस्ट्रोजन बढ़ेगा, यहाँ पे लिखा है ना, देखो, एस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स। Both LH and FSH attain a peak level in the middle of the cycle about 14th day. Rapid secretion of LH leading to its maximum level during the mid cycle called LH surge। It is LH surge, ये भी लिख लो, LH surge, FSH surge, LH surge induces rupture ग्राफियन follicle and thereby the release of ovum। ओवम रिलीज हो गया, ओव्यूलेटरी फेज या ओव्यूलेशन हो गई, ठीक है। 14th डे को आप लिख लो, ओव्यूलेशन होती है, ओव्यूल, ठीक है। एलएच बढ़ गया, क्यों बढ़ा, ताकि ग्राफियन फॉलिकल को डीजनरेट कर सके, तो ओव्यूलेशन करवा दी। द ओव्यूलेशन ओव्यूलेटरी फेज इज फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म एज अ कॉर्पस ल्यूटियम। ये तो आपको पता ही है, जो रिमेन्स हैं ग्राफियन फॉलिकल की वही कॉर्पस ल्यूटियम में बदलते हैं, तो कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाएंगे। The corpus luteum secretes large amount of progesterone, which is essential for maintenance of endometrium। प्रोजेस्ट्रॉन ये बहुत ज्यादा कर देगा, देखो, और ये प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है, इस एंडोमेट्रियम को, ये भी लिख लो, प्रोजेस्ट्रॉन मेंटेन्स एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है प्रोजेस्ट्रॉन, ओके। इसीलिए हम क्या कहते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन इज प्रेगनेंसी हार्मोन। तो अगर प्रेगनेंसी है तो ये कम होगा ही नहीं, ठीक है ना, कॉर्पस ल्यूटियम जाएगा नहीं, कॉर्पस ल्यूटियम नहीं जाएगा, दैट मीन्स ये हार्मोन चलता जाएगा, इसकी पीक ही रहेगी, कम थोड़ी होगा फिर ये, ओके। Such an endometrium is necessary for implantation of fertilized ovum and other events of pregnancy। During pregnancy, all events of the menstrual cycle stop and there is no menstruation। In the absence of fertilization, corpus luteum degenerate। fertilization नहीं होगी तो corpus luteum degenerate हो जाएगा। This causes disintegration of endometrium leading to menstrual cycle। इससे जो एंडोमेट्रियम है वो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी और डिजनरेट हो जाएगी, इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन। दिस को, हाँ, मार्किंग अ न्यू साइकिल आ जाएगा। In human beings, menstrual cycle ceases around 50 years of age, that is termed as menopause। Cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase and extends between menarche and menopause। ठीक है, ये सबको पता ही है, ठीक है ना। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद द मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी टाइम है, तो मैं इसकी फोटो खींचता हूँ, फिर आपको जो पॉइंट्स मैंने बोले मिनार्क मेनोपॉज वो लिखा देता हूँ। ओनली मिनार्क एंड मेनोपॉज ही बचा है, बाकी तो लिखवाई दिया है सब कुछ यहीं पे, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं बात करूं बोर्ड्स की, तो उसमें से केस स्टडी आने की काफी, इस साल मेरे ख्याल आपको केस स्टडी आएगी ना, तो केस स्टडी इस चैप्टर में से यहाँ से आने की बहुत संभावना है, हाई संभावना। वो क्या करेंगे, ऐसे आपको LH FSH का या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का दे देंगे ग्राफ कि ड्यूरिंग दिस, वैसे तो डायग्राम इतना अच्छा बना था ना, ये ग्राफ मेरा मिटाने का मन नहीं था, ठीक है। तो बोर्ड वाले क्या लिख देंगे कि ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ अ फीमेल आपको ऐसा ऐसा ग्राफ क्यों मिलता है, why there is LH surge, why there is FSH high, ये तो वो आप बता देना, वहां पे आपको सब एक्सप्लेन कर दिया गया। अब आप लिखेंगे मिनार्च एंड मेनोपॉज। मिनार्च क्या है, द फर्स्ट menstrual cycle of a female at puberty। जब पहली बार होता है तो उसको बोल देते हैं मेनार्च। एट प्यूबर्टी। सेकेंड कम्स मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या है, द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी लास्ट का मतलब ये नहीं उसके बाद वो औरत चली गई ना, ऑफ अ फीमेल
marks the menopause। ठीक है, अब मान लो किसी फीमेल को 50 की एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक गए, तो वो क्या सोचेगी, मैं प्रेग्नेंट हूं? नहीं, वो सोचेगी कि मेरा मेनोपॉज आ गया, राइट। और इसी कारण से अब देखो, अगर ये सब रुक गया तो क्या फॉलिकल डेवलपमेंट होगा? ये सब होगा नहीं। ओव्यूलेशन होगा नहीं। ओवम रिलीज होगा नहीं। इसी कारण से कहते हैं फीमेल्स में जो है ओव्यूलेशन या कहें तो oogenesis वो एक फिक्स टाइम तक ही होती है, अबाउट 50 to 60 ईयर्स एज में आपको ये महसूस हो सकता है मेनोपॉज। ओके, फिर आपको एक पैराग्राफ दिया होगा एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी में पता नहीं है कि नहीं, बट ओल्ड में तो है, मेरी तो ओल्ड है ना। तो उसमें लिखा है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेक बाथ एंड क्लीन योरसेल्फ रेगुलरली। सैनिटरी नैपकिन यूज करिए, क्लीन होममेड पैड्स यूज करिए, ठीक है। चेंज सैनिटरी नैपकिन एवरी 4 to 5 आवर्स एज पर द रिक्वायरमेंट, बिकॉज ये जो है आपका ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। डिस्पोज कर रही है इनको अच्छे से, ठीक है, इनको थ्रो मत करो, ये तो सबको पता ही है, तो ये लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, दिस वाज ऑल जो मुझे आपको बताना था। तो अब अगर मैं आपके पास जो आपके, हाँ वो था एक, आपको मैं बता देता हूँ कैसे कैसे क्या क्या हुआ, जो हमारे हॉर्मोन्स थे, हॉर्मोन्स में कैसे कैसे क्या क्या हुआ था वो आपको बता रहा हूँ। देखो, अगले लेक्चर में मैं सीधा इम्प्लांटेशन एंड फर्टिलाइजेशन स्टार्ट करूंगा। आई विल नॉट रिवाइज दिस ऑल, ठीक है, बिकॉज इसको रिवाइज करवाने में एक लेक्चर लग जाएगा, है ना। तो हमने क्या किया, जब आया आपके पास GnRH बढ़ गए, GnRH बढ़ गए, तो उन्होंने GN को रिलीज किया, यानी कि GN को रिलीज किया, सिग्नल किया पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी को सिग्नल मिला, तो पिट्यूटरी ने LH एंड FSH को रिलीज कर दिया। इस तरफ लिख लो, FSH एंड LH को रिलीज कर दिया। LH क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मैंने बोला फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा? फॉलिकल्स पे एक्ट करेगा। फॉलिकल्स पे एक्ट करेगा, तो जब फॉलिकल्स पे एक्ट करेगा, फॉलिकल्स क्या रिलीज करेंगे? एस्ट्रोजन, जो कि क्या करेंगे? पॉजिटिव फीडबैक देंगे किसको? GnRH को। GnRH को पॉजिटिव फीडबैक देगा। देखो, ये इसने पॉजिटिव फीडबैक दे दिया, तो ये और बढ़ा देगा, ये और बढ़ा देगा, हर जगह पॉजिटिव पॉजिटिव फैल रहा है। और जब मैं बात करूं LH की, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पे कहां कहां पे काम करेगा? ये ग्राफिन फॉलिकल पे, राइट। कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम बना लिया, राइट। कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करेगा? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करेगा। और ये जो है वो क्या करेंगे? नेगेटिव फीडबैक दे देंगे टू GnRH। अब अगर GnRH को नेगेटिव फीडबैक दे दिया, नेगेटिव फीडबैक, तो यहाँ पे सारा नेगेटिव जाता जाएगा, वह कम होते जाएगा, ये सारा कम होगा, तो मतलब ये जो GnRH थे, यानी कि आपका जो है FSH और LH, ये कम हो जाएंगे, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट मेनार्च, मेनोपॉज एंड ये आप नोट कर लो एक, ये बस, इससे आपको हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी। ऑलराइट, सो लेट्स ओवर द क्लास हियर, लेट्स एंड द क्लास हियर ओनली। तो पहले तो आपको होमवर्क के बारे में बता दिया जाए। होमवर्क क्या है? आज आपको DPP मिलेगी, और आज आपको 2 DPPs मिलेंगी। ओके, आई होप सो इट्स फाइन टू सॉल्व 2 DPPs अ डे। एक तो आपको ओव्यूलेशन उसकी भी मिलनी है ना, oogenesis की, अभी मिली थोड़ी है oogenesis DPP। तो DPP नंबर 6,7 आपको सॉल्व करनी है। साथ में रिवाइज प्रीवियस लेक्चर्स, और अब आपका लेक्चर चैप्टर मान लो खत्म ही है। इम्प्लांटेशन, थोड़ी बहुत चीजें बची हैं बस, इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन, फिर वही है जेस्टेशन एंड पार्चुरेशन। रिवाइज प्रीवियस लेक्चर, रिवाइज क्लास नोट्स, नियरली 9th to 10th लेक्चर में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप ये भी नहीं कह सकते कि हमने कम पढ़ाया है, बाकी में तो ऐसा तो नहीं है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में अपने 13 लेक्चर्स ले लिए, इसमें 9 कुछ तो मिस करवा दिया। नहीं, कुछ हमने मिस नहीं करवाया। अगर आप देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर मैं आपको लेक्चर की ड्यूरेशन दिखाऊं, लेट्स सी द ड्यूरेशन देयर, हम ड्यूरेशन चेक कर लेते हैं, ड्यूरेशन से कंपेयर कर लेते हैं ना, बिकॉज कई शुरू हो जाते हैं। बॉटनी का ये रहा ना, बॉटनी जीत, देखो 36 मिनट, 50 मिनट्स, 1 आवर, 33, 38, 44, 39, मतलब 40 से नीचे ही है मोस्ट। अगर 40 से ऊपर भी तो 45 के करीब करीब है, देखो 45 के करीब करीब है सब में। और जो इसमें अगर मैं बात करूं तो जूलॉजी के अभी तक तो 5 लेक्चर्स जा चुके हैं ना, बाकी तो रिकॉर्ड हो रहे हैं ना अभी देखो। तो उन 5 में ही देखना सिर्फ थर्ड लेक्चर है 36 का, बाकी सारे 50 से ऊपर, बाकी सारे 50 से ऊपर है, राइट। पहला लेक्चर 1 घंटा, दूसरा लेक्चर 1 घंटा 8 मिनट, ठीक है ना। तो इस तरह से मैं आपको कह रहा हूँ कि इस चैप्टर में हमने कुछ भी मिस नहीं किया है। अगर आपको लग रहा है कि हमने कुछ मिस किया तो यू आर नॉट वर्ड्स द राइट ट्रैक। सब कुछ हम पढ़ा रहे हैं आपको, आसानी से अच्छे से कवर करते जा रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीता राम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।